यानी जिसको जिसको कांग्रेस का विरोध करना हो वो इस यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन में क्या हो जाए, शामिल हो जाए। क्लियर है? तो इस तरह का कॉन्सेप्ट सर सैयद अहमद खान का था। जाहिर सी बात है वो नकारात्मक था। चिराग अली, नजीर अहमद, अल्ताफ हुसैन हाली, शिबली नोमानी, ये जैसे लोग फिलहाल इस मूवमेंट से जुड़े, है ना। और निश्चित रूप से मैंने आपको बताया कि जो सर सैयद अहमद खान का जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था, वो निश्चित रूप से अंततः राष्ट्रीय आंदोलन के अगेंस्ट दिखाई दिया। क्लियर है? तो निश्चित रूप से एकदम देखो हमारा फार्मूला बहुत क्लियर है। इस फार्मूले से हम 1 इंच भी इधर उधर हिलने वाले नहीं है। वो क्या कि ऐसा कोई भी प्रयास जो कि ब्रिटिश शक्ति को समर्थन कर रहा हो, साम्राज्यवादी शक्ति का समर्थन कर रहा हो, चाहे कारण कुछ भी हो, है ना, उसके कारणों की समीक्षा तो हम तब करेंगे ना जब राष्ट्र हो। ऐसा कोई भी कारण जो कि राष्ट्र को कमजोर करे, हम राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूत करने वाला नहीं मान सकते हैं। तो राइट है। और 1800 जब तक उन्होंने क्या कहते हैं, सर सैयद अहमद खान ने अपने विचारों के द्वारा उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम समाज में आधुनिकता की बात किया, नैतिकता की बात किया, बदलते हुए परिवेश में कुरान की व्याख्या की बात किया, तब तक तो वो स्वीकार्य थे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब वो इस तरह की बात करेंगे कि प्रो गवर्नमेंट और एंटी कांग्रेस की बात करेंगे, एंटी नेशनलिज्म की बात करेंगे, तो वहां आलोचना जो है वो क्या है, लाजमी है। और वो जो मूवमेंट है हमें क्या दिखता है, कहीं ना कहीं कंफ्यूज दिखाई देता है। तो ऐसी ही कुछ बात आप देखेंगे कि दलित और निम्न वर्गीय आंदोलनों में भी कुछ सीमा तक रही। हमें नहीं कह रहे कि 100% रही, लेकिन मुस्लिमों में तो ये बहुत ज्यादा थी। फिलहाल आइए हम देखते हैं नेक्स्ट समाज सुधारक की बात करते हैं, अब्दुल लतीफ की बात करते हैं। अब्दुल लतीफ ने मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी 1863 में कलकत्ता में खोली थी, मोहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी कलकत्ता। और इन्हें माना जाता है कि बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण का इन्हें पिता माना जाता है। तो ये एक फैक्ट भी है और ये संस्था भी एक फैक्ट है, वहां से आप जान सकते हो, है ना। वैसे ये नाम इतना छोटा है, जितना लोग जानते हैं उतना उसके हिसाब से, क्योंकि यही एक फैक्ट मिलता है। तो कई बार हो सकता है कि आपके दिमाग में मिस हो जाए, और वो भी ऐसी कंडीशन में जब बड़े बड़े नाम होंगे, मालूम पूछ लिया जाए कि बंगाल में मुस्लिम क्या कहते हैं कि पुनर्जागरण का पिता कौन था, और अब्दुल लतीफ का नाम आ जाए, सलीमुल्लाह का नाम आ जाए, सर सैयद अहमद खान का नाम आ जाए, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए अब्दुल लतीफ को जानने की जरूरत है। और इन्होंने भी ये प्रयास किया कि पाश्चात्य शिक्षा का जो प्रसार है वो मुस्लिमों में हो। फिलहाल अहमदिया आंदोलन हुआ पंजाब में, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, गुरदासपुर से ये आंदोलन शुरू हुआ। ये आंदोलन थोड़ा सा स्पेशल आपको दिखाई देगा, क्योंकि ये मुस्लिम सुधार आंदोलन होने के साथ साथ ये राष्ट्रवादी भी था, पैट्रियाटिक भी था। तो जो मुस्लिम सामाजिक सुधार आंदोलनों में पैट्रियोटिक था, देशभक्त था, राष्ट्रवादी था, जो बिखराव दिखाई देता है वो आपको अहमदिया आंदोलन में नहीं दिखाई देता है। क्योंकि कादियान जगह है, एक गांव है छोटा सा, तो कादियान के जगह पे कई बार इसको लोग कादियान आंदोलन भी कहते हैं। अहमदिया आंदोलन या कादियान आंदोलन, इन दोनों को मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने 1889 में किया, शुरुआत किया। यह एक उदारवादी आंदोलन था और इस आंदोलन के सिद्धांतों की व्याख्या अगर आप देखेंगे तो बहरीन अहमदिया पूछा जा सकता है। बहरीन अहमदिया में इस आंदोलन के सिद्धांतों की चर्चा है। और आपको बताऊं कि 1891 में इन्होंने, मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को मसीहा उल मऊद कहा, यानी स्वयं को मसीहा माना, और 1904 में ये स्वयं को कृष्ण का अवतार कहने लगे। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग है, और आपसे पूछे जा सकते हैं कि कौन सा जो सामाजिक सुधार आंदोलन था या जो सुधारक था जिसने स्वयं को कृष्ण का अवतार माना, तो गुलाम अहमद को मानिएगा। और जो अहमद कादियानी साहब थे, ये निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि इन्होंने कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया, कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया। श्योर है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट जो रहा वो रहा आपका देवबंद स्कूल। और देवबंद आंदोलन भी जो आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन रहा, और राष्ट्र का समर्थन किया इसने, राष्ट्रवादी ताकतों का। और इसकी जो शुरुआत किया था 1866 में मोहम्मद कासिम ननौतवी और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा हुआ। ये सहारनपुर के थे और सहारनपुर का इसका केंद्र था देवबंद स्कूल। और देवबंद स्कूल ने भी कांग्रेस की स्थापना का स्वागत किया। शिबली नोमानी इस आंदोलन से आकर के फिर देवबंद आंदोलन से जुड़े। तो कुल मिलाकर के आप कह सकते हैं कि देवबंद आंदोलन भी, चाहे वो अहमदिया आंदोलन हो चाहे देवबंद आंदोलन हो, वो आंदोलन आप कह सकते हैं कि राष्ट्रवादी आंदोलन रहा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें तो मोहम्मद इकबाल का, है ना, बंगे दर्रा इनकी रचना है। इंकलाब की बात कहा इन्होंने, इनकी जो रचना है, पोएट थी। आप जानते हैं कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये सारे शेर इन्हीं के थे। और एक तो ये था, क्या कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दौरे दुश्मन जहां हमारा। ये सारी जो बातें हैं वो इकबाल की थी। अगर आप शुरुआती इनके शेर व शायरी को देखेंगे, इनकी कविताओं को देखेंगे, तो आपको लगेगा कि ये एक पूरे राष्ट्रवादी कवि थे। लेकिन जाहिर सी बात है अपने अंतिम दौर में यह भी भटकने लगे। और इन्होंने भी सच अगर पूछा जाए, तथ्यात्मक दृष्टिकोण से अगर आपसे पूछा जाए, तो तथ्यात्मक दृष्टिकोण से इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान शब्द का नाम दिया। पाकिस्तान कोई कॉन्सेप्ट तो नहीं था, लेकिन पाकिस्तान शब्द के का जो जनक है वो इकबाल को माना जाना चाहिए। पाकिस्तान की कल्पना किया इन्होंने। तो कहीं ना कहीं अंतिम समय में ये क्या होने लगे, डाइवर्जन आया। और आप देख रहे हैं कि 1937-38 का जो समय था, मुस्लिम लीग के भी सोच में काफी डाइवर्जन आया, और 37 के बाद ही रियल मामले में सांप्रदायिकता का उत्थान दिखाई देता है भारत में। तो आप कह सकते हैं कि इकबाल भी उसी डायलेमा के शिकार हुए जिस डायलेमा की बात हम आपसे कहा करते थे।
फिलहाल ये कुछ मुस्लिम सुधार आंदोलन थे। अब हम यहां पर कुछ चर्चा करना चाहेंगे, हालांकि तथ्यगत रूप से हमने बातें कर लिया है बीच बीच में, लेकिन फिर भी एट ए ग्लांस में देखना चाहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सरकारी प्रयास जो विभिन्न प्रकार की सामाजिक समस्याएं थी, तथ्यगत रूप से ही सही, लेकिन हम कुछ बातों की यहां पे चर्चा करते हैं। जैसे सती प्रथा एक्ट, जो रेगुलेशन एक्ट था 1829 की अधिनियम था, उसके अंडर सेक्शन 17 के द्वारा सती प्रथा की जो समाप्ति हुई वो कहां हुई, कर दी गई। सती प्रथा की समाप्ति सबसे पहले कलकत्ता में की गई, समाप्ति सबसे पहले कलकत्ता में हुई, और फिर 1830 में इसे पूरे भारत में लागू कर दिया गया, पूरे भारत में। अब ये तथ्य देखो, हमने राजा राममोहन राय में भी बताया, पहले भी बताया, तो अब यहां इस पर विस्तृत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। केवल हम तथ्यों को एक जगह कॉन्साइज कर रहे हैं और बाकी उसमें एक आध तथ्य अगर छूट गए होंगे तो इसमें आ जाएंगे कि जो स्पेशली सरकारों ने समाज सुधार के लिए प्रयास किया था। और मैंने कॉन्सेप्ट में ही क्लास की शुरुआत में ही बताया था कि समाज, ये जो प्रयास किए गए, व्यक्तिगत भी किए गए, संस्था के द्वारा भी किए गए, सरकार के द्वारा भी प्रयास किए गए, लेकिन वास्तव में जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव प्रयास हुआ वो प्रयास हुआ किसके द्वारा, जब वो सरकार के द्वारा प्रयास किया गया। क्लियर है? तो निश्चित रूप से सती प्रथा समाप्ति का लाख राजा राममोहन राय और अन्य लोगों ने प्रयास किया हो, लेकिन जब तक ये एक्ट नहीं बना, जब तक ये कानून नहीं बना, तब तक इसको प्रभावी ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सका। उसी तरह से 1830 में ठगी प्रथा समाप्त की गई। स्लीमैन का नाम एक आता है, स्लीमैन की इसमें विशेष भूमिका थी। बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1795 के द्वारा शिशुवध समाप्त कर दिया गया, खास करके कन्या शिशुवध राजस्थान के क्षेत्र में और कुछ क्षेत्रों में था। डिस्क्रिमिनेशन तो आप देखते हो आज तक होता रहा है, लेकिन उस जमाने में नमक खिला दिया जाता था, 1-2 चम्मच पिला दिया जाता था, उसके बाद फिर डेथ हो जाती थी। ऐसे बहुत सारे कुप्रथाएं थी। फिलहाल बंगाल रेगुलेशन एक्ट 1795 के द्वारा इसे समाप्त किया गया। नरबली प्रथा फिर आगे चलकर के हर्डिंग के समय में समाप्त हुई, नरबली दिया जाता था। 1843 के अधिनियम के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति हुई। याद करिए, हमने बताया था कि अगर कोई चार्टर एक्ट पूछे तो आप कह सकते हैं कि चार्टर एक्ट कौन सा था, 1833 था, है ना। और उसके 10 साल बाद फिर एलन बेरो का जो टाइम है वो 1843 में दास प्रथा की समाप्ति की गई। हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट अभी हमने चर्चा किया, 1856 में लाया गया, है ना। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि कई सारे ऐसे एक्ट थे जो समय समय पर लाए गए। जैसे एक एक्ट और देखो था 1851 में लाया गया था, वो हमने चर्चा किया था। कैनिंग वाले समय में हिंदूज क्या कहते हैं कि रिलीजियस डिसेबिलिटी एक्ट, याद आया, हिंदू धर्म निर्योग्यता अधिनियम, इसी को लेक्स लोकी एक्ट भी कहा गया 1851। और इसमें यह कहा गया कि अगर कोई हिंदू क्रिश्चियनिटी या मुस्लिम धर्म को अपना लेता है तो इसका मतलब कतई नहीं है कि उसके अन्य सारे जो अधिकार हैं, है ना, ऐसा नहीं है कि उसको पैतृक संपत्ति से वंचित किया जाएगा, उसका जो पैतृक अधिकार है वो बना रहेगा। तो इस तरह के कुछ चीजें थी जो हमने आपको, अब आप चाहते तो इसी में कुछ एक्ट और भी जोड़ लेते, जैसे वो ब्रह्म विवाह एक्ट 1892 का, एज ऑफ कॉन्सेंट बिल। एट ए ग्लांस समझने के लिए इसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं दिख रहा है, तो फैक्चुअल में आप चाहें तो कर लें, अगर एक आध छूटा होगा तो उसको भी डाल लीजिएगा, है ना। जैसे 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट, अगर हम बात करें 1872 का ब्रह्म मैरिज एक्ट हुआ, वो भी तो आखिर में सरकार ने पारित किया। 1872 में ब्रह्म मैरिज एक्ट, ठीक है। 1891 का एज ऑफ कॉन्सेंट बिल, एज ऑफ कॉन्सेंट बिल। 1929 का शारदा एक्ट, 1929 का शारदा एक्ट। ये ऐसी बहुत सारे एक्ट है ना, जिसकी चर्चा हमने किया। केवल यहाँ एट ए ग्लांस ले देने की जरूरत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इन प्रयासों को रखा। एक और पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान में देने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट है ये, हमने बताया है, चर्चा जरूर किया है, और आप लोग भी समझेंगे जानेंगे क्या कि अगर ये एक्ट, निश्चित रूप से इसमें कोई दो राय नहीं है कि कंपनी ने लिए, दबाव था, उधर उपयोगितावादियों का दबाव था और इधर भारतीयों का दबाव था, समाज सुधारकों का दबाव था, कि जो समाज सुधारकों का दबाव था क्या कि भारत में समाज सुधार किए जाए, भारत में समाज सुधार किए जाए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का दृष्टिकोण क्या था? अगर हम आपसे पूछें कि व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी टुवर्ड्स द सोशल रिफॉर्म्स, तो आपको कहना यह चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलवेज मेंटेन्ड ए प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम द सोशल रिफॉर्म्स, राइट। यानी वो हमेशा सामाजिक सुधारों से एक दूरी बनाए रखना चाहती थी। क्यों? बिकॉज अकॉर्डिंग टू द ईस्ट इंडिया कंपनी द सोशल इश्यूज वाज सो सेंसिटिव दैट इट मे क्रिएट सम डिस्टर्बेंसेस इन द सोसाइटी, है ना। यानी सामाजिक मुद्दे को, आज के डेट में यार सामाजिक मुद्दे पर आप देखिए, प्रयास करिए तो पूरा से समाज है, समाज का एक जो वर्ग है वो बट जाता है कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सामाजिक सुधारों से, यानी सरकार ने जो निर्णय लिया, हमारे कहने का कुल मतलब क्या है, फाइनल कंक्लूजन अगर हम बात करें तो हम ये आपको कहना चाहेंगे कि ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी ना, ईस्ट इंडिया कंपनी कभी भी ये नहीं चाहती थी कि सामाजिक सुधारों के मुद्दे को लिया जाए, किंतु उपयोगितावादियों के दबाव के कारण और भारतीय मनीषियों के दबाव के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि इन सामाजिक सुधारों को, सोशल रिफॉर्म्स को उन्होंने क्या किया कि लागू किया, इंप्लीमेंट किया। तो खैर, प्रेशर चाहे कुछ भी हो, कारण चाहे कुछ भी हो, आप जो पॉजिटिव
पॉजिटिविटी है उसका मूल्यांकन या उसकी बात को करेंगे ही करेंगे। तो सामाजिक सुधारों का ये एक पक्ष भी था। अब आते हैं इसी सामाजिक सुधारों की कड़ी में हम लोग चर्चा करते हैं निम्न जातीय आंदोलनों की। जाहिर सी बात है, व्यक्ति व्यक्ति है, उच्च जाति निम्न जाति, जातीय विभाजन, जाति की श्रेणियां, मानवीयता के आधार पर इसे कभी भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। जब ये व्यवस्थाएं अपने समय में लाई गई वर्ण विभाजन की या जातीयता की, हो सकता है कि उसका कोई एक रेलिवेंसी रही हो तत्कालीन परिस्थितियों के संदर्भ में। आपने पूरा इतिहास पढ़ा है, देखा है। अब हम ये नहीं तो कह सकते कि आप उस फेस को नहीं जानते, लेकिन जैसे मान लीजिए रक्त की शुद्धता की बात थी, विदेशियों के समायोजन करने की बात थी, अंतर जातीय विवाह थे, व्यवसाय थे, है ना। तो जाति विभिन्न कारकों की वजह से भारतीय समाज में जाति प्रथा का द्विगुणन और बहुगुणन हुआ। चलो ये बात तो समझ में आती है ना। लेकिन किसी पर्टिकुलर जाति में जन्म के कारण आपको निम्न माना जाए और उसके आधार पर सामाजिक भेदभाव किया जाए, इसकी तार्किकता न तब थी न अब थी। वो एक बुराई थी, है ना। और उसे कोई भी बौद्धिक व्यक्ति, कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति सही नहीं मान सकता है। लेकिन मेरा कहना ना कि इस मामले पे मेरा जो मापदंड है वो बहुत क्लियर कट है कि क्या यह राष्ट्रीय आंदोलन को प्रभावित किया, क्या यह राष्ट्रीय आंदोलन की नकारात्मकता में था। और अगर कोई आंदोलन राष्ट्रीय अगर साम्राज्यवादी शक्ति को मजबूत करता है तो हम उसकी आलोचना जरूर करेंगे, है ना। लेकिन अगर किसी बिंदु पर हम किसी की आलोचना करते हैं तो इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अन्य बिंदु पर हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे, है ना। और निश्चित रूप से इन लोगों ने निम्न जाति के पक्ष के लिए जो विचार रखे, वो भले हो सकता है कि उन विचारों में अतिवादिता हो, उसकी समीक्षा की जानी चाहिए, लेकिन इससे उसका महत्व कम नहीं होता। तो क्लियर है, एक बहुत ही संवेदनशील मामला है, खास करके उस परिस्थिति में जब हम लोग ऐतिहासिक नायकों का नाम लेकर के देश में राजनीति करते हैं, राजनीति की रोटी सेकते हैं। इसलिए इन बिंदुओं को संवेदनशीलता से समझने की जरूरत है और आंसर राइटिंग जो भी होनी चाहिए वो राष्ट्र के व्यापक हित में होना चाहिए, इसको ध्यान में रखना चाहिए। आपकी जो बैसनेस है वो नहीं दिखाई देना चाहिए कि आप ये लगे कि आप इसके पक्ष में है या विपक्ष में है। तो एकदम वैज्ञानिक दृष्टि से चीजों को देखना चाहिए। तो फिलहाल आइए हम लोग चर्चा करते हैं निम्न जातीय आंदोलन। और आपको बता दूं, उत्तर भारत का जो समाज था और दक्षिण भारत का समाज था, इसमें बहुत अंतर था। आप देखोगे कई मामलों में उत्तर भारत की सोसाइटी की संरचना दूसरी थी, दक्षिण भारत की सोसाइटी की संरचना ये थी। इसलिए अगर हम इन निम्न जातीय आंदोलनों को उत्तर दक्षिण में भी अगर डिवाइड कर लें तो भी डिवाइड वर्गीकृत किया जा सकता है, इनका स्वरूप अलग अलग होगा। हालांकि यहां पे हमने स्पेशली काल विभाजन को ध्यान में रखा है ना। और सच पूछे तो किसी को ध्यान में नहीं रखा है, कोई विभाजन नहीं है प्रस्तुत करने का, लेकिन इस तरह का भी विभाजन किया जा सकता है। फिलहाल जिस पहले दलित विचारक का नाम हमारे सामने आता है वो सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले का नाम आता है। ज्योतिबा फुले को महात्मा की भी उपाधि थी, महात्मा ज्योतिबा फुले बंबई के थे। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई, राइट। और सच पूछे तो ब्राह्मण विरोधी आंदोलन की शुरुआत हुई। हमने लिख दिया, लेकिन ब्राह्मण विरोधी का मतलब यह था जाति के वर्चस्व को लेकर के, जाति को लेकर के नहीं था। वास्तव में जो ब्राह्मण जातियों ने उस समय की सोसाइटी में जो वर्चस्व स्थापित किया था, उस वर्चस्व को गलत तरीके से जो स्थापित किया गया था उसका विरोध किया किसने? ज्योतिबा फुले ने। और उन्होंने गुलामगिरी नामक एक किताब भी लिखी, है ना। दास्ता से संबंधित, बधुआ मजदूरी से संबंधित ये जो समस्याएं थी, आइडेंटिटी को न मानने से संबंधित थी, उन सारी समस्याओं के लिए जो है इन्होंने उठाया और सार्वजनिक सत्य धर्म नाम के एक पुस्तक भी लिखी। और 1920 और 1930 के पश्चात सत्यशोधक समाज से केशवराव जेठी और दिनकर जैसे लोग भी शामिल हुए। और निश्चित रूप से सत्यशोधक समाज जो है वो क्या रहा कि हाँ, ये हम नहीं कह सकते हैं कि यह कितना सफल रहा, लेकिन कम से कम जो व्यक्ति वो क्या कहते हैं कि किसी भी प्रथा कुप्रथा के विरुद्ध आगे आता है तो उसे क्रेडिट दिया जाना चाहिए। और हम निम्न जातीय सुधार आंदोलनों में क्रेडिट ज्योतिबा को देते हैं, ज्योतिबा फुले को प्रदान करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इस नाम के बिना तो आप जानते हैं कि दलित चिंतन की बात पूरी ही नहीं हो सकती। दलितों के मसीहा आप कह सकते हैं, दलित चिंतन को एक दिशा देने वाले हैं। प्रश्नों में भी आपसे पूछा गया है, स्पेशली हम जब मेंस की चर्चा करेंगे तो इस पर चर्चा करेंगे। कुछ व्यक्तित्व बड़े रोचक रोचक सवाल पूछे हुए हैं। आपको लग रहा होगा कि सत्यम सर के नजर के बाहर है, नजर के बाहर नहीं है, बस क्वेश्चन को डिस्कस करने की बात है। आऊंगा, हम तो अपनी तरफ से अधिकतम सवाल खुद ही डिस्कस कर रहे हैं, आप लोगों के सवालों को भी डिस्कस करेंगे। सच पूछे तो बड़ा अच्छा लगा, पहले के जो आपके जो कमेंट्स थे वो हमारे लिए तो पढ़ने लायक भी नहीं थे, है ना, कि हम उसको देखना भी उचित नहीं समझते थे। बस एक कह देते थे कि ले आओ भाई सारे क्वेश्चंस को देख लिया जाए कि कहीं कोई विशेष प्रश्न तो नहीं है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इसके लिए देखते जरूर थे लेकिन पसंद नहीं करते थे। लेकिन अब आप लोगों ने कुछ मेंस के जब से अच्छे अच्छे सवाल पूछे हैं, जैसे हमने कहा कि सैटरडे के लेक्चर्स में आप रखिए, तो उन प्रश्नों पर एक अच्छी परिचर्चा होगी, निश्चिंत रहें, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो फिलहाल इसी तरह से कुछ रोचक प्रश्न थे, जैसे गांधी और सुभाष चंद्र बोस, आप लोगों ने भी पूछा, बड़ी अच्छी बात है। वैचारिक सहमति असहमति आईएएस में पूछा हुआ है, उसकी भी चर्चा करेंगे। एक प्रश्न है नेहरू और करजन में समानता पूछा हुआ है, वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे।
और क्या कहते हैं कि अंबेडकर और गांधी के दलित चिंतन में भी सवाल पूछा हुआ है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो वो व्यक्तित्व है, कुछ पर्सनालिटीज हैं, है ना, तो उन पर्सनालिटीज पे हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे संज्ञान में है, हमने आपको यहाँ प्रसंग बस बता दिया, लेकिन अभी क्या कहते हैं कि जब आपका ज्ञान परिपक्व हो जाए तब हम इस लेवल की बात करें, है ना। ठीक है, फिलहाल आइए हम लोग बात करते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ बातें। जन्म स्थान और ये सब का कोई मतलब नहीं है, कॉन्ट्रीब्यूशन की बात किया जाए अगर, तो महार जाति थे, अस्पृश्यता थे, अस्पृश्य जाति से थे, अनटचेबिलिटी थी। अब आप सोचिए कि कोई जाति इतनी अपवित्र, कोई व्यक्ति इतना पवित्र कैसे हो सकता है, क्या गुणसूत्र कम है कि उसे छुआ ही ना जाए। निश्चित रूप से ये हमारे समाज की क्या थी, बुराई थी, सोशल एविल थी, उसके खिलाफ लड़ना आवश्यक था, उसे समाप्त। इसीलिए आप देखिए आर्टिकल 17 में कहा गया है अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म इज प्रोहिबिटेड। जनरली जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं वो स्पेशली स्टेट के खिलाफ दिए गए हैं, लेकिन अनटचेबिलिटी को सीधे लिखा गया कि अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म, चाहे वो राज्य हो और चाहे व्यक्ति भी अगर उसको करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है ना। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपको मौलिक अधिकार तक में ले आनी पड़े तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना हेजार्ड भरा रहा होगा। फिलहाल आइए बात करते हैं, निम्न जातियों के लोगों ने लोगों के हेतु मंदिरों को खोलने की आवाज उठाई। वास्तव में मंदिर ईश्वर सबके है ना। अब अगर कोई मतभेद करे कि एससी ना जाए, दलित ना जाए, अस्पृश्यता रहे, दूर से जाए, तो इसकी कोई तार्किकता नहीं है, और पहले ऐसा था और इसलिए अंबेडकर ने इसका प्रश्न उठाया कि जो सार्वजनिक स्थल है, आज भी देखिए समानता के अधिकार में स्पष्ट है, होटल है, पार्क है, मंदिर है, आप इस तरह का कोई भी प्रतिवेद नहीं कर सकते। आर्टिकल 15 है, 16 है, 17 है। निश्चित रूप से इन बातों को अगर कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है स्पेशली, तो कहीं ना कहीं अपने भारतीय समाज की जो चुनौतियां थी, जो समस्याएं थी, उनके रेजोल्यूशन के लिए रखा गया है। 1920 में द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन इन्होंने बताया, 1924 में बहिष्कृत हितकारिणी सभा, 1927 में बहिष्कृत भारत लिखा इन्होंने। उसके बाद 1927 में समाज समता संघ की स्थापना किया और 1942 में अनुसूचित जाति परिसंघ की स्थापना किया। ये इनके कुछ इंस्टीट्यूशनल फॉर्म्स थे। संविधान के निर्माण में आप जानते हैं कि क्या कहते हैं कि प्रारूप समिति के प्रमुख थे, हेड थे, और इस रूप में संविधान के अंतिम रूप में लिखे जाने के लिए इनकी विशेष जिम्मेदारी थी। 6 लोग और भी थे, है ना। और कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा नहीं है कि अंबेडकर साहब ने अपने हिसाब से लिख दिया था, नहीं, ऑल द रेजुलेशंस वेर वेल डिस्कस्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एंड देन आफ्टर दे विल फाइनली ड्रॉप्टेड बाय ए कमेटी हेडेड बाय द डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, है ना। तो इसमें ये कंट्रीब्यूशन इनका रहा था। और जब आप देखते हैं साइमन कमीशन वाला जो पार्ट देखते हैं 1927 के आसपास देखते हैं, तो वहां ये थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि इन द फेवर ऑफ दलित थिंकिंग, दलित चिंतन के पक्ष में, दलितों के पक्ष में, इतना दलितों के साथ अन्याय किया गया था कि उस अन्याय के पक्ष में जब इन्होंने आवाज उठाते समय ये नहीं सोचा कि वेदर दे आर गोइंग टू सपोर्ट द ब्रिटिशर्स और द नेशनल मूवमेंट। और इस बिंदु पर अगर आप देखेंगे तो 1927 में साइमन कमीशन का समर्थन किया बी आर अम्बेडकर ने, और इसीलिए किया था कि वो दलितों के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की मांग कर रहे थे। अगर आप पूछें कि क्या सर इस मांग को आप समर्थन करते हैं, तो नहीं, तो मेरा तो स्केल भाई क्लियर है। ऐतिहासिक दृष्टि से आपका भी क्लियर होना चाहिए कि पृथक निर्वाचन पद्धति जो थी वो अगर मुसलमानों के लिए नहीं अच्छी हो सकती थी तो दलितों के लिए कैसी अच्छी हो सकती थी, बस समझे। और राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने वाली थी, यह भी तय थी। तो निश्चित रूप से आप कह सकते हैं कि दलित चिंतन के प्रति इतने पूर्वाग्रही हो गए कि राष्ट्रीय आंदोलन पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसको भी इन्होंने ध्यान नहीं दिया।